नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। अगले आधे घंटे में बाजार से जुड़ा सारा शुरुआती एक्शन, कौन सी ट्रेडिंग रेंज आपको सबसे पहले अहम रखनी होगी, साथ ही विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, एजीआर की सुनवाई का अपडेट और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन, खबरों वाले शेयर, सब कुछ बताएंगे। लेकिन शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेतों के साथ मिले जुले संकेत कह सकते हैं, क्योंकि एशियाई बाजार में इंडेक्स निफ्टी 11,300 के आसपास समय बिताता हुआ, वहीं जापान के बाजार में गिरावट के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ में कल दिन भर में सुस्ती देखने को मिली और उसके बाद निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। वहीं नैस्डैक में एक रिकॉर्ड क्लोजिंग भी देखने को मिली। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जानते हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट भी दीपांशु भंडारी से लेते हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट्स आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले क्यूज आ रहे हैं, हल्की सी आप सुस्ती देख रहे हैं। बाजार एक्चुअली डायरेक्शन की खोज में है और ये पिछले कुछ दिनों की थीम है, तो आज भी उससे ज्यादा कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा मिला जुला कारोबार है। अच्छी शुरुआत के बाद डाउ फ्यूचर्स दिन की ऊंचाई से गिरे हैं। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। एशिया की भी मिली जुली ही शुरुआत हुई है। बीते शाम अगर आप देखें तो काफी सारे एक ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। एक तो जो यूएस चीन के जो विवाद चल रहा है, उसमें अब हुआवे पर यूएस ने कुछ और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं। हुआवे जो अपने सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स सोर्स करता है, उसमें यूएस अपनी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करना चाहता है, इसलिए ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ताकि हुआवे की सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप सोर्सिंग पर असर पड़ सके। यही नहीं, 38 ऐसी कंपनीज जो हुआवे के साथ एसोसिएटेड है, उनके सप्लायर्स हैं या उनके साथ बिजनेस करती हैं, उनको अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप पिछले मई से अब तक देखें तो लगभग 152 ऐसी कंपनीज हैं जो अब अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में आ गई हैं, जो हुआवे से एसोसिएटेड हैं। तो कहीं ना कहीं हुआवे पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और ये डायरेक्ट एक एक्शन है जो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट अमेरिका ले रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजार थोड़े मिले जुले रहे। नैस्डैक में अच्छी तेजी देखने को मिली। दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी थी। नया रिकॉर्ड स्तर छुआ नैस्डैक ने, नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई भी बनाया। S&P 500 अपने नए रिकॉर्ड स्तर से लगभग 5-6 अंक दूर है और नए रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई से भी लगभग 4-5 अंक ही दूर है। तो काफी क्लोज है S&P 500 अपने रिकॉर्ड के। पर डाउ में हल्का सा दबाव हमने देखा, हालांकि एक सीमित दायरे में ही ट्रेड हुआ। मार्केट्स डायरेक्शन ढूंढ रही हैं और क्योंकि नए बिल पर अभी कोई भी बात नहीं आ रही है सामने, इसलिए आप ज्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में भी ऐसा ही ट्रेड रहा, हल्की सी बढ़त के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए। कच्चे तेल में हमने अच्छी खरीदारी देखी। कल शाम लगभग 2% का उछाल था कच्चे तेल में। ओपेक की जॉइंट कमेटी मीटिंग की कल की बैठक का कल पहला दिन था और वहां से खबरें ये आई हैं कि जुलाई के महीने में कंप्लायंस काफी हाई था। जहां तक आउटपुट कट्स का सवाल है, लगभग 97% कंप्लायंस था सारे के सारे ओपेक और ओपेक प्लस देशों के बीच अपने आउटपुट की कटौती को लेकर। तो यहां से एक अच्छा संकेत है और खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना आगे जाकर अपनी क्रूड की खरीदारी बढ़ा सकता है, स्पेशली अमेरिका से। तो वहां से भी अच्छे संकेत आए हैं। डॉलर भी कल फिसला है और मूड में सुधार की वजह से हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस में भी उछाल आया। फ्यूचर्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट वापस $2,000 के करीब पहुंचते हुए दिखे। तो गोल्ड ऑयल में खरीदारी है। इक्विटीज अभी भी डायरेक्शन ढूंढ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन दीपांशु, साथ ही भारत में कोरोना प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत और साथ ही दुनिया भर में स्थिति फिलहाल क्या है? बिल्कुल, कोरोना को लेकर अच्छी भी खबरें हैं और बुरी भी खबरें हैं। एक तो जो आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब 27 लाख से ज्यादा लोग भारत में कोरोना से संक्रमित हैं। मरने वालों की संख्या 52,000 के करीब है। तो यहां पर आंकड़े आपको अच्छे नहीं दिखेंगे। अब एक एस्टैब्लिश ट्रेंड हो गया है कि रोज दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो नए मामले हैं वो भारत में ही आ रहे हैं। हालांकि अगर आप पिछले हफ्ते से देखें तो नए मामलों में हल्की सी गिरावट आई है। कल 54,000 से ज्यादा नए मामले भारत में सामने आए। पर 54,000 नए मामलों के सामने आपने देखा कि कल 58,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव केसेस है वहां पर हल्की सी गिरावट आई है। अब ये एक दिन का ट्रेंड है, देखना पड़ेगा कि आगे सस्टेन होता है कि नहीं। बट जरूर ये बात बहुत अच्छी है कि कल अगर आप देखें तो 54,000 नए मामलों के सामने 58,000 लोग ठीक हुए हैं। तो ये एक जरूर अच्छा ट्रेंड है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। पर महाराष्ट्र में अभी भी चिंता ज्यादा है, जो एक कोरोना हॉटस्पॉट है। महाराष्ट्र में अब 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल
कंट्री वाइज देखें तो महाराष्ट्र के दुनिया में पांचवी सबसे बड़े या सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं अब तक। अगर आप देखें, अगर पूरे अब ग्लोब को कंपेयर करें तो अभी भी यहाँ पर चिंता ज्यादा है और महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या भी अब 20,000 के पार है। दुनिया भर में देखें तो 2,20,00,000 लोग संक्रमित हैं। कल थोड़ी गिरावट थी नए मामलों में, 1,90,000 नए मामले सामने आए। पर यूरोप में अब दूसरी लहर की चिंता बढ़ रही है और यहाँ पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। स्पेन और इटली ने कई सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स फिर से क्लोज करे हैं क्योंकि नए इन्फेक्शन के क्लस्टर्स आते हुए दिखे हैं। वहीं फ्रांस ने काफी जगहों पर फिर से रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं। तो एक कहीं ना कहीं अब चिंता आ रही है यूरोप में, जहां पर कोरोना कंट्रोल में आ गया था, एक सेकेंड वेव की चिंता है जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत में जितने मामले आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी रेट है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र में जो कोरोना के आंकड़े हैं उसमें इजाफा है, चिंता का विषय जरूर है। और साथ ही यूरोप जिस तरह से दीपांशु में बता रहे हैं उस पर भी एक नजर रखनी होगी क्योंकि सेकेंड वेव की तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन देखिए। खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से आते हुए एफआईएस ने कैश मार्केट में 333 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 718 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन अगेन एफआईएस ने वायदा बाजार में 1998 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली यहां पर एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े हैं, गुड मॉर्निंग, और साथ ही विदेशी बाजार के मिले जुले संकेत, लेकिन साथ ही हांगकांग के बाजार से खरीदारी है, कैसे समझे इन संकेतों को और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? संकेत मिले जुले हैं। हालांकि जिस तरह की मजबूती की उम्मीद अमेरिकी बाजारों से थी, कल भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स लगभग 100 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उतनी मजबूती तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ठीक है। सुस्ती वाला माहौल है, हल्की कमजोरी वाला माहौल आप अमेरिका से कह सकते हैं, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उसकी कुछ हद तक भरपाई करते हुए दिख रहे हैं। एशिया की मिली जुली शुरुआत है, तो देखते हैं हमारे बाजारों के खुलने के वक्त एशियाई बाजार किस तरह का ट्रेंड करते हैं, उसके बेसिस पे आपको ओपनिंग मिलेगी। तो बहुत ज्यादा गैप से ऊपर या नीचे खुलेंगे इसकी संभावना थोड़ी आज कम दिख रही है। आज फ्लैट ओपनिंग की संभावना ज्यादा दिख रही है। आंकड़े भी मिले जुले, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि वायदा कारोबार में पोजीशन हल्की हो गई है, तो अगर आज आप देखेंगे तो वापस पोजीशन थोड़ी सी बढ़कर आई है, तो वो कंफर्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन एफआईएस की तरफ से आंकड़े थोड़े से बेहतर हैं, तो कुछ संकेत अच्छे, तो कुछ संकेत मिले जुले, तो उस लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि रेंज में बाजार फंसे रहेंगे। और जो रेंज है वो नीचे की तरफ 11,125, 11,175 निफ्टी पर सपोर्ट जोन का काम करेगी। इस रेंज में आपको थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 11,300, 11,350 के पार निकलना मुश्किल होगा, और ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट्स भी बनती हुई वापस आपको नजर आए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी मजबूती देने की, और क्लोजिंग 21,700 के आसपास हुई है। 21,375 से 21,500 ये 125 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये रेंज टूटती है तो निफ्टी के लिए दिक्कत है, अदरवाइज यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी स्तरों पर 21,900 से लेके 22,075 ये वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज के लिहाज से ट्रेड करना है, ऐसा लग रहा है रेंज बाउंड ट्रेड रहना चाहिए आज बाजार में, और दोनों ही तरफ का, लेकिन रेंज छोटी हो सकती है, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव शायद आज ना दिखे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक रेंज में बाजार जरूर रह सकता है, ऐसे वक्त में हर रणनीति पर ध्यान से गौर करना काफी जरूरी है। पहली ट्रेडिंग रेंज और पहली कॉल जो है आपके सामने रख देते हैं। सपोर्ट जोन्स 11,125 से 11,175 निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। वहीं ऊपरी रेंज 11,300 से 11,350 की आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,375 से 21,500 के सपोर्ट जोन्स का काम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 21,900 से 22,075 की ऊपरी रेंज है जिसे आपको मानकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अहम ट्रिगर का भी रुख करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से एजीआर बकाया मामले पर सुनवाई होने जा रही है। आज क्या फोकस में रहेगा बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद जुड़ गए हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एजीआर की सुनवाई होने जा रही है, और आज स्पॉटलाइट रिलायंस जियो के ऊपर होगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टार से उनका पक्ष मांगा है कि क्या रिलायंस जियो को लायबल मानना चाहिए आरकॉम के एसेट यूज करने या नहीं।
अगर हम देखें तो जियो ने कल जो रिटन रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल करा है, उसके मुताबिक जियो ने साफ साफ बोला है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट के हिसाब से वो बिल्कुल लायबल नहीं है एजीआर ड्यूज देने की, क्योंकि वो जो क्लॉज है उसमें दूसरी कंपनी की लाइबिलिटी पे करने का बिल्कुल मेंशन नहीं करा गया है। तो सरकार से आज पक्ष मांगा है कि क्या जियो को आरकॉम के का एजीआर ड्यूज जो हजारों करोड़ में क्या उसको चुकाना चाहिए, यानी उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी से आरकॉम और रिलायंस जियो के बीच में पिछले 2 सालों से जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है और जितना भी अभी तक स्पेक्ट्रम शेयर हुआ है उसके डेट वाइज ब्रेकअप मांगा है, क्योंकि कल उनके लॉयर्स ने एक जो एफिडेविट सबमिट करा था उसमें नॉर्मल चार्ट के थ्रू उन्होंने दिखाया था कि कैसे स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट फंक्शन करा जा रहा है। तो लेकिन आज मेजर फोकस जियो पर रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ये बता सकती है कि कौन लायबल है, और एक बार अगर आज अगर इस पर कुछ फैसला आता है तो हम बाकी जो बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके साथ जो स्पेक्ट्रम शेयर कर रहा है उस पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई फैसला आ सकता है। और दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो जब कल सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे थे तो उन्होंने खुद बताया था कि जो आईबीसी है, आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम बेचा जा सकता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का व्यू है वो अलग है। तो जो विद इन गवर्नमेंट अगर हम देख रहे हैं तो व्यूज काफी डाइवर्जेंट है। तो आज 2 बजे सुनवाई है, हम फिर जाके हमको पता लगेगा कि ये जो एजीआर का हियरिंग है कितनी जल्द खत्म हो। बिल्कुल दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दूसरे दिन ये सुनवाई आज होने जा रही है और क्या कुछ इसमें फोकस में रहेगा, हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन चलिए अब वक्त है खबरों वाले शेयर्स जानने का। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो आप देखिए इवेंट्स में ईजीआर के अलावा आज स्पेंसर्स रिटेल का जो राइट इश्यू है उसका आज आखिरी दिन है। आज ये इश्यू बंद होता हुआ दिखेगा। अब देखिए अब तक इस कंपनी की जो राइट इश्यू में करीब 1 करोड़ के बिड्स आते हुए दिखे हैं। 1.06 करोड़ का ये इश्यू बनता हुआ दिख रहा है। मिंडा इंडस्ट्रीज की राइट इश्यू की आज एक्स डेट है, इसके चलते आज प्राइस में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ दिखेगा। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में आज डाबर और मेरिको के बीच में सुनवाई होती हुई दिखेगी। डाबर ने कहा था कि मेरिको ने जो हनी पर लेबल यूज किया है वो बहुत ही सिमिलर है, तो इस पर आज जो हाई कोर्ट की सुनवाई होती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखिए। पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। पोस्ट मार्केट आज अनुमान से बेहतर आंकड़े कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आय इस तिमाही में करीब 40% से ज्यादा कम होती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफा 30% तक बढ़ता हुआ दिखा है। अनुमान से ज्यादा कामकाजी मुनाफा और मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अनुमान था करीब 13.5-13.17% के मार्जिन का, उसके सामने करीब 18.5% तक के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं तिमाही आधार पर। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो 520 करोड़ का मुनाफा कंपनी के पास आता हुआ दिखा है। 45% का जो जंप है वो हमने इस तिमाही में देखा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए अनुमान से बेहतर नंबर्स पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से आते हुए दिखे हैं। बंधन बैंक का इसके लिए पॉजिटिव खबर आते हुए दिखी है। आरबीआई ने जो आदेश दिया था प्रमोटर की हिस्सेदारी कम करने की, उसके बाद प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ब्रांच खोलने पर पाबंदियां थी, सीईओ के रेम्यूनरेशन पर जो पाबंदियां थी वो फाइनली हटती हुई दिखी हैं। इसके चलते आज बंधन बैंक पर आप फोकस कीजिए। और आरबीएल बैंक का खबर आई है कि 20 अगस्त को बोर्ड की बैठक होने वाली है। प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए यहाँ पे फंड्स जुटाने पर फैसला होता हुआ दिखेगा। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक, साथ ही एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब आज फोकस में रहेगी, क्योंकि सरकार ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम की जो योजना है वो 3 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है। ये पॉजिटिव है। 19 नवंबर तक एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो बॉन्ड्स है और कमर्शियल पेपर्स हैं वो बैंक खरीद सकते हैं। साथ ही AA और AA- रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश की जो सीमा है वो भी अब दुगनी कर दी है, 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर आज एनबीएफसीज के लिए आता हुआ दिखेगा। और आखिर में फंड एक्शन पर आप नजर कीजिए। सीजी पावर पिछले 2 दिन से ये स्टॉक फोकस में है, क्योंकि एल&टी फाइनेंस की इस शेयर में करीब 10% की हिस्सेदारी थी। पिछले 2 दिनों में एल&टी फाइनेंस ने अपनी पूरी हिस्सेदारी स्टॉक में बेच दी है। कल भी आप देखिए करीब 5.5 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं उन्होंने, और 8.4% इक्विटी इन्होंने सीजी पावर में बेची है। वहीं सामने आप देखिए ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज ने करीब 4 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, और सिंगुलरिटी होल्डिंग्स ने भी करीब आधे % हिस्सेदारी खरीदी है। 35 लाख शेयर्स इन्होंने भी खरीदे हैं। तो इसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा।
ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए उससे जान लेते हैं। विप्रो, जो आपको ध्यान होगा कि पिछले सेटलमेंट में ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था 30 जुलाई को 284 के आसपास। अभी ये 282 रुपए पे आ गया है। ये स्टॉक अब नई पारी खेलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आप 290 की कॉल 5 रुपए पे ले सकते हैं, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 9 रुपए का टारगेट। अब दूसरी बारी है UPL की, 492 रुपए पे क्लोज है और यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि आप 500 की कॉल खरीदें 11 रुपए 45 पैसे पे, स्टॉप लॉस रखें 6.5 रुपए का और टारगेट रहेगा 20 रुपए। तो चलिए अब आपको कुछ ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं। आज कई सारी कॉल्स हमारे पास, बिकवाली की भी है और साथ ही खरीदारी की भी है। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। HDFC AMC कैश मार्केट में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2449 2449 की टारगेट्स को मानकर चलें, 2330 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। एंजल ब्रोकिंग टाटा मेटलिक्स पर खरीदारी की राय दे रहा है। 578 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 532 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। ICICI प्रूडेंशियल पर बिकवाली की राय है। एंजल ब्रोकिंग का मानना है 437 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 463 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से राय आई है GNFC यानी कि गुजरात नर्मला वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स पर यहां पर खरीदारी कीजिएगा और 185 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 172 का स्टॉप लॉस लगाइए। आनंद राठी सिक्योरिटीज भी मानता है GNFC में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 184 के लक्ष्य ये दे रहे हैं, 174 का टारगेट मानकर चलें। और इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज की आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। 140 के लक्ष्य के साथ 128 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो एक बिकवाली की राय ICICI प्रूडेंशियल पर और इसके अलावा तमाम खरीदारी की राय टाटा मेटलिक्स, HDFC AMC, GNFC और साथ ही आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। चलिए हमारे साथ किरण जाधव .com के CEO आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए बाजार इंडियन मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं, ये बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखने की संभावना बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले 4-5 दिनों का अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की ऐसे मार्केट में संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करें तो लेवल्स की तरफ ध्यान देना इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे लिए 11,180 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं देख रहा हूं चार्ट के ऊपर निफ्टी के लिए। और ऊपर की तरफ अगर हमने 11,270 का लेवल तोड़ के निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो मैं मानता हूं 11,350 तक निफ्टी जाने की संभावना है। तो ये लेवल को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिनकी लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है निफ्टी में, 11,180 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जिनको फ्रेश पोजीशन निफ्टी में लेनी है उनको 11,270 के ऊपर लेनी है 11,350 के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल आशीष, साथ ही आज के लिए आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? मानसी जी, मैंने 2 स्टॉक्स चुने हैं, दोनों ऑटो सेक्टर से ही है। पहला है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, इसलिए बजाज ऑटो में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 3080 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 3175 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा अमरा राजा बैटरी, जिसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 749 का और लक्ष्य रहेगा 769 का। बिल्कुल आशीष जी, कल के सत्र में हमने देखा ऑटोमोबाइल स्पेस, FMCG और IT टॉप परफॉर्मिंग रहे, बाजार को अच्छी तरह से संभालने का काम किया। हालांकि फार्मा की तरफ से बिकवाली हाथ लगी। आज के लिए कोई सेक्टर्स जिस पर आपने नजर बनाई है? हाँ, जैसा मैंने कहा मानसी जी कि मेरा ऑटो सेक्टर की तरफ थोड़ा ध्यान रहेगा, क्योंकि आपने अगर देखा तो कल हीरो मोटो में भी एक अच्छी खासी हमने बाइंग आती हुई देखी है। इसलिए मैंने आज जो दोनों स्टॉक्स चुने हैं वो जनरली मतलब ऑटो सेक्टर से ही है। तो मेरा पसंदीदा सेक्टर आज के लिए ऑटो सेक्टर ही रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इक्विटी मार्केट्स की बात हमने की, कमोडिटी बाजार का भी जायजा लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पिछले हफ्ते हमने काफी बड़ा करेक्शन हमने बुलियन मार्केट में आते हुए देखा, जिस ढंग से रशिया के वैक्सीन की बात हुई थी। बट अगेन हम बैक टू जीरो पहुंच चुके हैं। गोल्ड अब
$2,000 के करीब बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। जिस दिन से हमने ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखी और कोविड का जो हमने यूरोप में वापस कंसर्न्स बढ़ते हुए देखा, ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण था जिसकी वजह से गोल्ड में वापस तेजी आई है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 53,000 का लेवल रीगेन कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू इस पे बाइंग रखना चाहिए अनलेस एंड अनटिल, जैसे पहले भी कहा था कि $1920 के नीचे गोल्ड नहीं जाता है। पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से 2050 2060 तक का भी लेवल दिखा दे। उसी को देखते हुए आज 53-100 की रेंज में आप बाय करके चलिए। 53,850 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो काफी बड़ा शार्प फॉल के बाद रिकवर हो चुका है, और जब तक $26 का लेवल अब नहीं तोड़ता है तब तक मुझे लगता है चांदी में भी ये तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। जो डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है करीबन 71,500 से 72,000 तक का भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे, बट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है तो संभल के ट्रेड करना जरूरी है। ओके, वॉलिटिलिटी को देखते हुए संभल कर ट्रेड करें, ये राय फिलहाल बुलियन मार्केट पर आपके लिए। लेकिन अजय जी, साथ ही अगर M6 क्रूड की बात करें 3,204 के लेवल्स पर करीब 2% के ऊपर की बढ़त अब भी कायम है। इस पर आपकी राय क्या होगी? करंट लेवल्स पर कच्चे तेल की चाल को कैसे समझें? देखिए, क्रूड ऑयल आई डोंट थिंक कोई बड़ा चेंज होगा इन ओवरऑल जो हमने $40 से 44 का WTI का जो रेंज है उसी में, क्योंकि एक तरफ आप देखिए जिस दिन से कोविड बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस वापस बढ़ रहा है, तो फ्यूल डिमांड एक कंसर्न है। साथ में जो कंप्लायंस की बात की गई IEA का भी अभी जो अपडेट है जिसमें डिमांड फॉल की बात बता रहे, तो एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स अप। तो आई थिंक जो रेंज है वो 3100 से लेके 3250 के बीच में ही रहेगा। कल के सेशन में हमने 3110 तक का एक फॉल आते हुए देखा, बट फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो इस रिकवरी को ही मुझे लगता है कि आज भी सस्टेन करेगा ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो आज के सेशन में 3160 के करीब लेके चलिए, 3120 का स्टॉप लॉस रहेगा, लिमिटेड अपसाइड रहेगा, बट 3250 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, क्या क्रूड की ही तरह नेचुरल गैस की चाल भी सुस्त सी ही रहेगी? नेचुरल गैस में मानसी मुझे लगता है कि जिस दिन से प्रोड्यूसर काफी ज्यादा बैंक्रप्सी फाइल की अपडेट जो आई थी उसके बाद प्राइसेस में काफी बड़ा उछाल आ चुका है ऑलरेडी, और मुझे लगता है ये कायम रहेगा क्योंकि वेदर कंडीशन भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट 160 से 170 का जो रेंज है वो ब्रॉडर रेंज रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस जल्द 200 का भी लेवल क्रॉस कर पाएगा। तो आई थिंक आज नेचुरल गैस में 170 तक के ड्रॉप पे मिले तो लेके चलना है, 178 से 180 का इमीडिएट टारगेट, बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि नवंबर तक बात करें तो 200 का लेवल जल्द पार कर सकता है। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। काफी एक्शन बेस मेटल्स में इस बीच हम देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर जिंक और निकल को देखें, बेस मेटल्स में भी सबसे ज्यादा आगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिंक में करीब 3% की बढ़त है, उसके बाद निकल में भी बढ़त है। बेस मेटल्स पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, बेस मेटल में कॉपर में कोई मेजर चेंजेस आया नहीं, 6500 के ऊपर जा नहीं पा रहा है जो डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 518 का लेवल है। बट अगर हम निकल की बात करें तो फिलीपाइन से वहां पे हमने देखा कि कुछ सप्लाई कंसर्न बढ़ा है, और साथ में हमने देखा जो आउटपुट है उसमें ड्रॉप दिखाया जाए करीबन 28% का ईयर ऑन ईयर। ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिगर रहेगा निकल के लिए, और कल के सेशन में हमने 1100 का लेवल वापस रीगेन करते हुए देखा है। तो आई थिंक निकल पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 1100 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो 1124 तक का लेवल मिल जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है ये 1150-60 के लिए भी तैयार रहेगा अगले 15 दिनों में। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।